हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। अब स्टार्ट करते हैं बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। अब स्टार्ट करते हैं बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स की बात करें तो ये फोर्थ स्टेप होता है या कहें लास्ट स्टेप होता है ब्रिक मेकिंग में या ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में। यदि मैं बोलूं कि इसका इनपुट मटेरियल क्या होता है तो ये ड्राई ब्रिक होता है, ठीक है, जिसको एक हायर टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है और जिससे एक सॉलिडिफाई होके एक लास्ट में हमको एक ब्रिक मिल जाता है जिसको बोला जाता है बर्न्ड ब्रिक। ठीक है, तो यदि मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं कि एक ड्राई ब्रिक होता है जिसपे क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है हाई टेम्परेचर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। यदि इसके टेम्परेचर रेंज की बात करूं तो ये लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो मैं लिख सकता हूं अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस। और इससे जो ब्रिक बन के आता है बर्निंग के बाद में ब्रिक बन के आता है उसको बोला जाता है बर्न्ट ब्रिक। यदि मैं इस ब्रिक की प्रॉपर्टीज की बात करूं जो बर्न होने के बाद हमें मिल रही है तो मैं क्या क्या बोल सकता हूं कि अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो मैं बात करूंगा इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो फर्स्टली मैं लिख सकता हूं, अब ये मेरे को एक फुल फ्लेज्ड ब्रिक के फॉर्म में मिल रहा है तो अब इसमें स्ट्रेंथ आ चुकी है। तो मैं लिख सकता हूं ये स्ट्रेंथ ही है, इसमें क्या है, स्ट्रेंथ है और हार्डनेस है। ठीक है ना, इसमें स्ट्रेंथ है और हार्डनेस है। बर्निंग करने के बाद क्या होता है, जो पार्टिकल्स पहले अलग अलग थे अब वो और क्लोज आ जाते हैं और इसकी डेंसनेस बढ़ जाती है। ये एक डेंस ब्रिक हो जाती है, इसकी डेंसनेस बढ़ जाती है। तो मैं लिख सकता हूं ये क्या हो जाता है, ये डेंस हो जाता है, ये हो जाती है एक डेंस ब्रिक। तो मैं लिख देता हूं ये एक डेंस ब्रिक हो जाती है। लास्टली मैं बात करूं, अब ये एक ऐसे मटेरियल के फॉर्म में आ चुका है जिसमें एक स्ट्रेंथ भी है और इस तरीके का केमिकल कंपोजिशन है कि लॉन्ग टाइम तक लास्ट कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है, अब ये ड्यूरेबल बन गया है। यहां पे हमने देखा कि फिजिकली जो हम इसमें एक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं जिससे ये बर्न्ड ब्रिक बन रहा है, पर ये होता कैसे है हम इसको स्टेजेस में देखेंगे, 3 स्टेजेस में देखेंगे। तो मैं लिखता हूं 3 स्टेजेस ऑफ बर्निंग। तो मैं लिखता हूं 3 स्टेजेस ऑफ बर्निंग। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो स्टेज है उसको डिफाइन करूंगा किस टेम्परेचर रेंज में वो अकर हो रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे उस स्टेज के कारण क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या करूंगा, उस स्टेज का नाम डिफाइन करूंगा, ठीक है। फिर मैं टेम्परेचर रेंज की बात करूंगा, कि वो किस टेम्परेचर रेंज में हो रहा है। फिर लास्टली मैं देखूंगा उस स्टेज के कारण उसमें जो चीजें हो रही हैं उसके होने के कारण क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ब्रिक में, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि मेरा फर्स्ट स्टेज है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब हम सभी जानते हैं कि वाटर का रिमूवल करना ही क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। यदि इसके टेम्परेचर रेंज की बात करें तो ये
400 से 650 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ये प्रोसेस डिहाइड्रेशन की, वाटर रिमूवल की प्रोसेस 400 से 650 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। तो कोई कह सकता है सर इसका यदि हम बोलें जो इवेपोरेशन हो जाता है, बॉइलिंग हो जाती है वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हो जाती है, तो हम इसको 400 से 650 डिग्री सेल्सियस के बीच क्यों ले रहे हैं? डिहाइड्रेशन तो पहले ही हो जाएगा। इसमें होता क्या है, जो यदि अनकंबाइंड वाटर है वो तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट हो जाएगा, पर जो कंबाइंड वाटर है उसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। तो मैं बोल सकता हूं इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट चेंजेस मैं बोल सकता हूं कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर। फर्स्ट चेंज है कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर रेंज को बड़े ध्यान से देखें तो ये 600-650 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, कार्बोनेशियस मैटर ऐसे होते हैं कि वो भी यहां तक आके क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं पार्शियल रिमूवल ऑफ कार्बोनेशियस मैटर। पार्शियल रिमूवल ऑफ कार्बोनेशियस मैटर्स। ठीक है, तो पूरा नहीं होता है, कुछ हो जाता है, कुछ फ्रैक्शन में हो जाता है। नेक्स्ट में बात करूं, कुछ मिनरल्स हैं जो क्या हो जाते हैं, वो भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं some minerals get dehydrate, some minerals get dehydrated। ठीक है, यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, लिख सकता हूं मैं फेरिक हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है, यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो जाता है। इस मिनरल से भी गेट डिहाइड्रेट। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा डिहाइड्रेटेड, सम मिनरल्स गेट डिहाइड्रेटेड। ठीक है, नॉट हाइड्रेटेड, ये है डिहाइड्रेटेड। तो क्या हो जाता है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड को लेते हैं तो इसमें से भी वाटर का रिमूवल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज की मैं बात करूं तो नेक्स्ट स्टेज कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो मैं यहां लिख लेता हूं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के टेम्परेचर रेंज की मैं बात करूं तो ये टेम्परेचर रेंज वेरी करता है 650 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच ये वेरी करता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो टेम्परेचर काफी हाई हो चुका है। तो अब जो ऑर्गेनिक मैटर थे उनका भी क्या हो जाता है, कंप्लीट रिमूवल हो जाता है। जितना भी कार्बोनेशियस मैटर है पूरे हट जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कंप्लीट रिमूवल ऑफ कार्बोनेशियस मैटर। ठीक है, तो ये पूरे क्या होते हैं, हट जाते हैं। नेक्स्ट में बात करूं, जो हैवी मेटल है वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं हैवी मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो यदि इसका एग्जाम्पल में बोलूं तो क्या होता है, फेरस आयन जो है ऑक्सीडाइज्ड होके फेरिक आयन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें एक और कंडीशन होती है जिसके कारण काफी
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, स्ट्रेंथ वीक हो सकती है, तो इसको हम थोड़ा अलग से डिस्कस कर लेते हैं। इस रिएक्शन को हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये एक रिएक्शन हो रही है जिसमें Fe2+ से टेम्परेचर हाई होने के कारण, या ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है, ये Fe3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। पर यदि यहाँ पे सल्फर है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। यदि सल्फर का प्रेजेंस है तो क्या करता है, इस रिएक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है। तो मैं लिख लेता हूं, इफ सल्फर इज प्रेजेंट, ठीक है, इफ सल्फर इज प्रेजेंट, तो ये क्या करेगा भाई, ये इस वाले रिएक्शन को क्या करेगा, पीछे ले जाएगा, ठीक है। और सेम टाइम यहाँ पे क्या हो रहा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तो अब क्या होता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज है तो इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, सरफेस पे, ब्रिक के सरफेस पे एक फूला हुआ सॉफ्ट मास आ जाता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूएंट मास आ जाता है। लिख सकते हैं सॉल्यूएंट मास is accumulated on brick surface, ठीक है। ब्रिक की सरफेस पे ये क्या आ जाता है, फूला हुआ मास आ जाता है जो कि काफी सॉफ्ट होता है ऑन ब्रिक सरफेस। तो ये जो सॉल्यूएंट मास होता है ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है बहुत, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है ब्रिक की वो रिड्यूस हो जाती है, इसमें एक डिफेक्ट आ जाता है। तो यदि इसको हटाना हो तो मेजर्स ले सकते हैं हम। तो मेजर्स की बात करें तो क्या क्या किया जा सकता है। पहला तो हम क्या करें कि सल्फर ही रिमूव कर दें, तो बहुत ही इजी है, सल्फर इज रिमूव्ड। यदि सल्फर को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, उसको बदलने नहीं देना है। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, मेंटेन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन की रेट को क्या करना पड़ेगा, हमको बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये पूरा देखा कि हम किस प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और उसका क्या उपाय है, ठीक है। तो हम फिर से अपने मेन कंटेंट पे आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, और हमने बात कर ली थी कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन जो है कंप्लीट हो चुका था। ऑक्सीडेशन में हमें क्या करना था, हमने जो चेंजेस देखे कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ कार्बोनेशियस मैटर हो गया, हैवी मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो गए। थर्डली में बात करूं तो अब मैं बात करूंगा थर्ड स्टेज की जो है विट्रिफिकेशन। थर्ड स्टेज को मैं लिखूंगा विट्रिफिकेशन। अब इसमें यदि मैं बोलूं कि विट्रिफिकेशन होता क्या है, तो विट्रिफिकेशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी लूज करने लगते हैं हायर टेम्परेचर पे और जस्ट मेल्ट होना चालू होते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ता है
तो और वो क्या होते हैं, फैलना चालू होते हैं, डिस्पर्ज होना चालू होते हैं। तो एक स्टेज आती है कि जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको और टेम्परेचर दिया जाता है। तो सॉफ्ट होने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स थे उनमें पहले पोर्स था, अब वो भी फिल होने लगता है। तो ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है, विट्रिफिकेशन का। अब उसको और टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, जस्ट वो एक क्या करना होता है, विस्कस मैटर जैसा बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है चेंज हो रही है। इस प्रोसेस को लास्ट में जो अचीव होता है उसको बोलते हैं कि ये विट्रीफाइड हो गया है। तो विट्रिफिकेशन का एक रॉ टर्म में मीनिंग बोल सकते हैं कि इसका जस्ट क्या हो रहा है, इसका कंसिस्टेंसी चेंज हो रहा है सॉलिड से किस में हो रहा है, फ्लूइड में, ठीक है, लिक्विड में। तो इसका यदि टेम्परेचर की बात कर लें, क्योंकि अब ये मेल्टिंग पॉइंट हमको दिख रहा है, क्योंकि यहां से वो सॉफ्ट होना चालू हो रहा है, मेल्ट होना चालू हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं यदि लो मेल्टिंग क्ले होगी तो उसका विट्रिफिकेशन जो टेम्परेचर रेंज है वो डिफरेंट होगा, और यदि हाई मेल्टिंग क्ले है तो उसका डिफरेंट होगा। तो मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, यदि मेरे पास लो मेल्टिंग क्ले है, लो मेल्टिंग क्ले है, तो उसका टेम्परेचर रेंज क्या होता है विट्रिफिकेशन का, उसका टेम्परेचर रेंज होता है 900 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस के बीच। और सेम टाइम पे यदि मैं बोलूं कि हाई मेल्टिंग क्ले को मैं यूज कर रहा हूं, हाई मेल्टिंग क्ले को यूज करके मैं ब्रिक बना रहा हूं, तो क्या होगा, इसमें टेम्परेचर जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 1250 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसके कारण क्या क्या चेंजेस आते हैं ब्रिक में, या क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो अब उन चेंजेस की बात करूंगा, तो देख लेते हैं। तो 3 स्टेप है इसमें, या 3 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट है इनिशियल विट्रिफिकेशन, फर्स्ट है इसमें इनिशियल या इंसिपिएंट विट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, ये एक बहुत ही शुरुआती स्टेज है कि जब एक सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो रहा है, सॉफ्ट होना चालू हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि इंसिपिएंट विट्रिफिकेशन है, तो लिख सकता हूं पार्टिकल्स started getting soft but क्या है, अभी भी सॉफ्ट तो हो रहे पर उनके बीच जो पोर्स है उसको फिल नहीं करें, बट पोर्स आर स्टिल देयर, ठीक है, पोर्स अभी भी वहां पे हैं, ठीक। नेक्स्ट में बात करूं, नेक्स्ट टाइप की जो चेंजेस है और टेम्परेचर बढ़ने पे आएगा, उसको बोल सकते हैं इंसिपिएंट के बाद कंप्लीट विट्रिफिकेशन, उसको बोल सकते हैं कंप्लीट विट्रिफिकेशन। तो इसमें क्या होगा, अब ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और क्या कर रहे हैं, उस स्पेस को फिल भी कर रहे हैं, तो अब पोर्स नहीं रहेंगे। तो इसमें लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूं कंसिस्टेंसी गेट लूज्ड एंड कंसिस्टेंसी
get loosed and pores get filled and pores get filled। तो अब इतना कंसिस्टेंसी लूज हो गया, इतना फ्लूइड वो हो गया है कि अब उसके पोर्स भी जो है भर जा रहे हैं। अब क्या होगा, और भी यदि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो वो जो कंडीशन आती है वो कहलाती है विस्कस विट्रिफिकेशन, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, विस्कस विट्रिफिकेशन। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें बात करें विस्कस विट्रिफिकेशन में बात करें तो क्या होगा, अब इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी लूज हो गया है कि अब ये सॉफ्ट मास जैसा बिहेव कर रहा है, विस्कस मास जैसा बिहेव कर रहा है। तो इज इट, जो मास है, जो ब्रिक मास है, इट बिहेव्स एज विस्कस मास। ठीक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा लूज हो गई है। तो बर्निंग में क्या होते हैं, अब क्या, अभी तक क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, आखिरी इस स्टेज तक आ गया है। अब इस स्टेज पे जो ब्रिक है विट्रीफाइड हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आके टेम्परेचर क्या किया जाता है, कांस्टेंट रख के अब जो ब्रिक बन गई है उसको धीरे धीरे कूल किया जाता है। तो यहां से मैं लिखूं कि विट्रीफाइड ब्रिक को यदि मैं लेता हूं जिसमें विट्रिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, और उसको मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेजुअल कूलिंग दे रहा हूं, धीरे धीरे ठंडा कर रहा हूं। यदि मान लो एकदम से ठंडा कर देंगे, मान लो 1200 डिग्री सेल्सियस है, उससे एकदम से 25 डिग्री सेल्सियस में ले आएंगे तो उसमें क्या होगा, कई सारे डिफेक्ट आ जाएंगे। तो क्या करते हैं, 1200 से क्या लगते हैं, पहले 1000 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं, कुछ समय तक रखते हैं, फिर धीरे 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 करके क्या करते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर या जिस टेम्परेचर पे हम लोग रहते हैं उस टेम्परेचर तक लाते हैं, जिससे क्या होता है, हमको जो लास्ट में जो ब्रिक दिख रहा है, ईंट दिख रहा है, वो हमको उसी फॉर्म में, उसी स्ट्रेंथ ही हार्डनेस फॉर्म में देखने को मिलता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ग्रेजुअल कूलिंग करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ब्रिक मिल जाएगा। तो यही हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, यही हमको रिक्वायर्ड है। यदि मैं बोलूं कि ये बर्निंग कैसे की जाती है, इसके मेथड्स क्या क्या है, प्रोसेस क्या क्या है, तो अब उन पे बात करेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं डिफरेंट मेथड्स ऑफ बर्निंग ऑफ क्ले, या डिफरेंट प्रोसेस लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ क्ले, प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ, सॉरी क्ले नहीं, ब्रिक, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक विच इज ऑफ क्ले, जो क्ले का ब्रिक है उसकी बर्निंग के कौन कौन से प्रोसेस हैं। यदि मैं बात करूं प्रोसेस की, तो जनरली दो टाइप से इसको देखा जाता है, उसकी बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम बोलते हैं क्लैंप बर्निंग, और नेक्स्ट हम बोलते हैं क्लीन बर्निंग। तो हम इसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, हम इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उतने डिटेल में क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। तो हम यहाँ पे
केवल एक इसका एक जनरल आइडिया लेंगे कि क्लैंप बर्निंग में क्या होता है, क्लीन बर्निंग में क्या होता है। क्लैंप बर्निंग में क्या होता है, एक चैम्बर होता है, चैम्बर में कई सारे लेयर्स होते हैं, तो अल्टरनेट लेयर्स में फ्यूल, जो सॉलिड फ्यूल रहता है, सॉलिड फ्यूल और ड्राई ब्रिक को एक के ऊपर एक लगा दिया जाता है और उसके बाद चैम्बर को बंद करके उसको गीले मिट्टी से या वेट क्ले से ढक दिया जाता है और उसमें अंदर में क्या किया जाता है, फायर इग्नाइट कर दिया जाता है। और ये क्या होता है, 2-3 महीने तक ये प्रोसेस इग्निशन का चलता है और उसके बाद हमको क्या मिलता है, हमको ब्रिक्स मिलता है, बर्न्ड ब्रिक मिलता है। ठीक है, उसमें ही प्रोसेस ऑफ बर्निंग होती है और कूलिंग भी होती है। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही चैम्बर में एक ही चैम्बर होता है, एक ही चैम्बर होता है, ठीक है, जिसमें बर्निंग और कूलिंग दोनों होती है। ठीक है, इसी में क्या होता है, बर्निंग एंड कूलिंग प्रोसेस होगी, बर्निंग एंड कूलिंग प्रोसेस होगी एक चैम्बर में। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि कितना टाइम लगता है, तो इसमें ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो बोल सकता हूं इसमें लगता है 2 to 3 मंथ्स लगता है। ठीक है, 2 to 3 मंथ्स लगता है। यदि मैं क्लीन की बात करूं, यदि मैं क्लीन बर्निंग की बात करूं, तो ये क्या है, ये कई सारे तरीके के होते हैं। क्लीन क्या होता है, क्लीन एक तरीके का ओवन है और इस ओवन में क्या डिफरेंट चैम्बर्स हो सकते हैं जहां पे हम क्या करें, कंट्रोल्ड वे में टेम्परेचर को बदल सकें। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको क्लीन को बोल सकते हैं एक ओवन है जिसमें हम टेम्परेचर अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्लैंप तो एक ही तरीके का होता है, क्लीन कई सारे तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके टाइप्स देख लेते हैं, तो ये 2 टाइप का होता है। फर्स्टली में बोलूं तो ये होता है इंटरमिटेंट क्लीन, फर्स्टली में बोलूं तो ये होता है इंटरमिटेंट क्लीन। नेक्स्ट में बोलूं तो दूसरे टाइप का होता है कॉन्टिन्यूअस क्लीन, दूसरे टाइप का बोलूं तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस क्लीन होता है। ठीक है, इंटरमिटेंट क्लीन में क्या होता है, एक चैम्बर रहेगा जिसमें एक बैच आएगा ब्रिक का, बर्न होगा, फिर नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा, नेक्स्ट चैम्बर में क्या होगा, कूल होगा और वहां से ब्रिक को ले जाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चैम्बर या कई चैम्बर हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, बैच वाइज क्या किया जाता है, बर्निंग की जाती है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं, इसमें क्या किया जाता है, बैच वाइज बर्निंग की जाती है। ठीक है ना, बैच वाइज बर्निंग की जाती है। ठीक है, यदि मैं इसके टाइप की बात करूं, तो इसका टाइप 2 तरीके का होता है। ये होता है अप ड्रॉट क्लीन, और नेक्स्ट में बात करूं तो वो होगा डाउन ड्रॉट क्लीन। तो भाई ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट एक पैसेज होता है जिसमें से जो गर्म गैसेस हैं उनको ऊपर की तरफ जा रही हैं तो अप ड्रॉट, नीचे तरफ जाने का पैसेज है तो डाउन ड्रॉट। ठीक है, तो ब्रिक को एक चैम्बर में रख के यदि ऊपर जाते हुए गैसेस से क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो क्या कहलाएगा, अप ड्रॉट। ठीक है, वैसे ही यदि उसको नीचे जाते हुए गैसेस, गर्म गैसेस से क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, तो डाउन ड्रॉट क्लीन कहलाता है। अब मैं देखूं कंटिन्यूअस क्लीन की बात करें,
तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस बर्निंग होती है, इसमें कॉन्टिन्यूअस बर्निंग होती है, ठीक है। इसमें कई सारे चैम्बर होते हैं, ठीक है, इस टाइप की क्लिन में क्या होते हैं, कई सारे चैम्बर होते हैं। तो साइमल्टेनियसली एक चैम्बर में क्या होता है, लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के बाद उसमें क्या हो रहा है, प्रीहीटिंग हो रही है, प्रीहीटिंग होने के बाद उसमें क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है, बर्निंग होने के बाद कूलिंग हो रही है, कूलिंग होने के बाद जो नॉर्मल विक बर्न है उसको हटा के ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कई सारे चैम्बर्स पॉसिबल हैं, इस वाले केस में भी थे। यदि इसके टाइप की बात करूं, इसके टाइप की बात करूं तो ये 3 टाइप का होता है, मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट में बोलूं तो क्या होता है, फर्स्ट टाइप को बोलेंगे हम बुल्स ट्रेंच क्लीन, बुल्स ट्रेंच क्लीन। सेकंड में बोलूंगा हॉफमैन्स क्लीन, सेकंड में बोलूंगा हॉफमैन्स क्लीन। और लास्ट जो थर्ड होता है हमारा होता है टनल क्लीन, लास्ट जो होता है टनल क्लीन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके 2 तरीके होते हैं बर्निंग के, ठीक है। बर्निंग के 2 वे होते हैं, जिसमें क्लैंप बर्निंग को देखा हमने, क्लीन बर्निंग को शॉर्टली देखा है, ठीक है। इसमें जितने भी टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं क्लीन, उनके मैंने नाम लिखे हैं। यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो कंटिन्यूअस क्लीन है, कंटिन्यूअस बर्निंग हो रही है, जिसके कारण उन जो क्लीन्स का है नाम हमें याद रखना है, और इन क्लीन्स का भी नाम याद रखना है इस डिफरेंशिएशन के साथ, ताकि यदि क्वेश्चन कभी ऐसा आए कि इनमें से कौन सा क्लीन जो है कंटिन्यूअस बर्निंग में यूज होता है, तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे ब्रिक मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज को, जो कि ब्रिक मेकिंग पे है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स पे है। इनमें कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अंडरस्टैंडिंग को बेटर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में रीड आउट करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन है which one of the below is the first step in the preparation of brick earth process। तो ब्रिक अर्थ बनाने के प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमें पता है कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले होता है, पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सही ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिगिंग। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्ले के भी जो अंदर के स्टेप्स है उनको बताया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में है डिगिंग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है साइट सिलेक्शन, मतलब क्ले को प्रिपेयर करने से पहले हमें साइट सिलेक्ट करना है, उसके बारे में बोला जा रहा है। थर्ड है क्लीनिंग, क्लीनिंग ऐसा कोई एक स्टेप पर्टिकुलरली होता नहीं है। और फोर्थ है अनसॉइलिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है अनसॉइल किया जाता है, ठीक है, अनसॉइल किया जाता है, अनसॉइलिंग की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, डिगिंग की जाती है, ठीक है, उसके बाद डिगिंग की जाती है। थर्ड में बोलूं तो वेदरिंग होता है, थर्ड में बोलूं वेदरिंग होता है। उसके बाद होती है ब्लेंडिंग, उसके बाद होती है ब्लेंडिंग, और लास्टली क्या होती है, टेम्परिंग। लास्ट स्टेप क्या है, टेम्परिंग का है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ क्ले के 5 स्टेप है। इसमें सबसे पहला है अनसॉइलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डी, अनसॉइलिंग, ठीक है।
सही ऑप्शन क्या होगा, अनसॉइलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं रीड आउट करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड आउट करूंगा, व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग परफॉर्म्ड। ठीक है, तो वेदरिंग जो है, जो अभी हमने लास्टली देखा कि वेदरिंग क्यों परफॉर्म की जाती है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर तो जब उसको अनसॉइल किया जाता है तभी हट जाते हैं। ठीक है, टू प्रिपेयर द नेक्स्ट प्रोसेस, तो हर एक स्टेप में जो क्ले प्रिपेयर की जा रही है या ब्रिक प्रिपेयर की जा रही है वो अगले स्टेप के लिए ही की जाती है, तो ये भी उतना साउंड आंसर नहीं लग रहा। सी की बात करें, टू इंप्रूव प्लास्टिसिटी, तो यस, उसमें उसको रेनी सीजन में छोड़ दिया जाता है, जहां पे क्या होता है उसमें वाटर पर्कुलेट करता रहता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, वो कंसोलिडेट होता है और उसमें प्लास्टिसिटी आ जाती है। तो हमें पता है कि ये सही ऑप्शन है, फिर भी हम डी ऑप्शन को एक बार पढ़ के देखेंगे कि ये क्या है। फोर्थ ऑप्शन है टू ड्राई क्ले, तो ड्राई क्ले के लिए नहीं, हमें पता है यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा सी, टू इंप्रूव प्लास्टिसिटी। ठीक है, टू इंप्रूव प्लास्टिसिटी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ए बी सी में से एक ऑप्शन सही हमको लगता है और हम उसके नीचे के ऑप्शंस पढ़ते ही नहीं है, पर कई बार जो नीचे का ऑप्शन है उसी में उसी सेंटेंस को और इंप्रूव करके बोला जाता है और वो नीचे का ऑप्शन सही होता है, इसलिए हमें हमेशा हमेशा सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैं रीड आउट करूंगा, उसको रीड आउट करूंगा। द प्रोसेस ऑफ नीडिंग ब्रिक अर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ नीडिंग ब्रिक अर्थ इज कॉल्ड, तो हमें पता है जब हम टेम्परिंग प्रोसेस को देखते हैं, टेम्परिंग स्टेप को देखते हैं, तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, एक पगिंग मिल यूज की जाती है, जिसमें वर्टिकल शाफ्ट से जुड़े हुए क्या होते हैं, हैंड्स होते हैं और उसमें नाइफ्स होते हैं। जब वो रोटेट करते हैं तो उसमें क्या होती है, नीडिंग होती है। तो हम देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है फर्स्ट पगिंग। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ नीडिंग पग मिल में होती है, एक्चुअली ये टेम्परिंग प्रोसेस कहलाती है, पर यहां पे क्या दिया है, पगिंग। ठीक है, तो पग मिल में होता है पगिंग, एज सच कोई एक वर्ड नहीं होता है, कोई टर्म नहीं होता है, पर क्योंकि ये पग मिल में होता है तो इसको क्या बोल दिया गया है, पगिंग बोल दिया गया है। तो ये हमें सही आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल गया, पर हम दूसरे ऑप्शंस भी एक बार पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, एडिटिव्स मिलाते हैं। ठीक है, एडिटिव्स मिलाते हैं, उसका जो हमें एट लास्ट रिक्वायरमेंट चाहिए हो उस हिसाब से पहले ही रॉक क्ले का केमिकल कंपोजिशन क्या करते हैं, इंप्रूव करने के लिए। थर्ड है रैमिंग और फोर्थ है टेम्पिंग। तो रैमिंग और टेम्पिंग प्रोसेस है जिसमें इंपैक्ट लोडिंग दी जाती है, पर वो नीडिंग नहीं होता, नीडिंग इससे अलग होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमने जो फर्स्ट ऑप्शन जो पोटेंशियली समझा था सही है, वो ही एट लास्ट सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है पुडिंग, सॉरी पगिंग। इसका सही आंसर है पगिंग, जिसमें क्या होता है, पग मिल में क्या होता है, नीडिंग प्रोसेस या नीडिंग एक्शन के थ्रू क्या होती है, पगिंग होती है। ठीक है, और ये पग मिल में होता है, इस कारण इसको क्या कहा जा रहा है, पगिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पग मिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पग मिल। तो हम यदि पग मिल को शॉर्ट में देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, वर्टिकल शाफ्ट होता है। ठीक है, उसमें एक वर्टिकल शाफ्ट होता है मेनली। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, जिसमें कई हैंड्स निकले होते हैं और इन हैंड्स पे क्या होता है, हैंड्स पे नाइफ होते हैं। ठीक है, नाइफ होते हैं, इस तरीके से नाइफ्स होते हैं, और ये एक कॉनिकल शेप में बंद होता है जिसके ऊपर
कवर होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब इस शाफ्ट को घुमाया जाता है, जिस शाफ्ट को घुमाया जाता है तो इसके अंदर की जो क्ले है, जो इसमें भरा हुआ क्ले है, वो क्या होता है नीडिंग एक्शन के थ्रू क्या होने लगता है, टेम्पर होने लगता है। ठीक है, तो अब हमने इसमें बेसिकली क्या क्या देख लिए हैं, सारे इसके हमने पार्ट देख लिए हैं। तो इसमें फर्स्ट बोला जा रहा है वर्टिकल शाफ्ट, तो हाँ भाई है, इसमें वर्टिकल शाफ्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखें हब, हब तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं कटिंग ब्लेड, तो कटिंग ब्लेड इसमें है, ये इसमें जो नाइफ्स हैं उनको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है कटिंग ब्लेड्स हैं। ठीक है, ये हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं टिम्बर बेस, तो ये जिस भी बेस पे रहता है, ठीक है, जिस भी बेस जो इसका दिया जाता है वो टिम्बर का होता है। ठीक है, टिम्बर का होता है, तो ये भी है इसका। तो एक ही बच रहा है हब, जो इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पॉसिबिलिटी इसकी लग रही हो, तो वही होगा ऑप्शन, क्योंकि यही इसका एक जो पार्ट है नहीं होता है। तो इसमें बोलो तो इसका सही आंसर होगा हब बी, जो क्या है इसका पार्ट नहीं है पग मिल का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको मैं रीड आउट करता हूं। विच इज द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड ड्राइंग मेथड इन इंडिया। ठीक है, तो ब्रिक को हमें यदि ड्राई करना हो तो कौन सी पॉपुलर मेथड है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं रीड आउट करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हॉट फ्लोर ड्रायर, सेकंड है टनल ड्रायर, थर्ड है नेचुरल ड्राइंग और फोर्थ है ब्लो ड्राइंग। तो हमें ये पता है कि ये ऊपर के जो तीन हैं इंडिया में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में यूज किए जाते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। अब ऊपर के तीन में से जो शुरुआत के दो हैं, शुरुआत के जो दो हैं वो एक मैकेनिकल ड्रायर है, क्या है मैकेनिकल ड्रायर है। मैकेनिकल ड्रायर होने के कारण क्या होता है, इसका कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और इसको क्या जनरली अडॉप्ट नहीं किया जाता है इंडिया में, क्योंकि हर जगह इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट में प्रोडक्शन नहीं होता है। तो जो पॉपुलर ज्यादा है वो है नेचुरल ड्राइंग, ज्यादा पॉपुलर जो है नेचुरल ड्राइंग। ऐसे ही एयर में नेचुरली एक्सपोज करके इसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी नेचुरल ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसको मैं रीड आउट करता हूं, इसको मैं रीड आउट करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग is not a chemical change that takes place in the brick earth during burning। तो बर्निंग के समय इनमें से ऐसा कौन सा केमिकल चेंज है जो नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं। बर्निंग के समय हमें पता है बर्निंग की तीन स्टेज होते हैं, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और विट्रिफिकेशन। तो ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन हो जाने वाला है। ठीक है, हम देख लेते हैं कहां कहां पे है। डिहाइड्रेशन यहाँ है, विट्रिफिकेशन ये है और ऑक्सीडेशन ये। अब बचता क्या है, बचता है रिडक्शन, तो वही होगा आंसर। ठीक है, बचता है रिडक्शन और वही होगा आंसर, क्योंकि इसके तीन स्टेजेस होते हैं, तीन डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो एक सभी को एक आइडिया रहता है। ठीक है, तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, द मीनिंग ऑफ स्लोप मोल्डेड ब्रिक्स इज। तो हमें पता है जब हम हैंड मोल्डिंग करते हैं और हमको मोल्ड में से जब ब्रिक रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, दो तरीके अपनाते हैं। या तो हम उस मोल्ड को पहले से पानी में भिगो के रखते हैं, डिप करके रखते हैं, और क्या करते हैं जब मोल्ड करते हैं और उसके मोल्ड करने के बाद उसको मोल्ड को उठाया जाता है तो ब्रिक उसमें इजीली आ जाता है, क्योंकि वो लिब्रिकेट कर देता है उसके वॉल्स को। तो ब्रिक निकालने के लिए
ब्रिक मोल्ड में से, ये एक इजी प्रोसेस होता है। सेकंड क्या प्रोसेस अपनाते हैं, उसके जो इनर पार्ट को है उसमें क्या कर दिया जाता है, सैंड भर दिया जाता है, सैंड स्प्रिंकल कर दिया जाता है और उसके बाद उसमें क्ले भरा जाता है। तो अब इस प्रोसेस के बाद जब हम मोल्ड हटाते हैं और ब्रिक निकल के आता है तो क्या होता है, वो कहलाता है सैंड स्प्रिंकल्ड सैंड मोल्डेड ब्रिक। और जो फर्स्ट जिसमें डिप किया जा रहा था वो कहलाता है डिप मोल्डेड ब्रिक। तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सैंड स्प्रिंकल्ड इनसाइड मोल्ड, ठीक है। तो ये जो दूसरा जो तरीका मैंने बताया था जिसमें इनर उसके लेयर्स इनर उसके वॉल्स पे क्या सैंड स्प्रिंकल कर दिया जाता है, उसकी बात की जा रही है। बी देखिए, बी क्या है, इनसफिशिएंटली मोल्डेड ब्रिक। तो इनसफिशिएंटली मोल्डेड ब्रिक्स, इसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सी का बात करें, ब्रिटल एंड स्लिमी ब्रिक्स, तो इसका भी उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मोल्ड डिप्ड इन वाटर, तो ये हमको पता था कि उसको पानी में यदि डुबो के निकाला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, स्लोप मोल्डेड ब्रिक, इसको बोला जाता है स्लोप मोल्डेड ब्रिक, ठीक है। और दूसरा जो हम तरीका अपनाते हैं उसमें से ब्रिक निकालने का मोल्ड में से वो होता है सैंड स्प्रिंकल्ड मोल्ड में से वो क्या ब्रिक कहलाती है, सैंड स्प्रिंकल्ड ब्रिक कहलाती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी, मोल्ड डिप्ड इन वाटर।